ऑपरेशन पोलो। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत हैदराबाद राज्य पर आक्रमण किया, इसे भारतीय संघ में मिला दिया। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद पुलिस। इस ऑपरेशन के 5वें दिन 17 सितंबर 1948 निजाम मीर उस्मान अली खान ने युद्ध विराम की घोषणा की, जिसने सशस्त्र कार्रवाई को समाप्त कर दिया। ऑपरेशन पोलो के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार हुआ। नेहरू को स्थिति की जांच के लिए पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। हमें भारत सरकार द्वारा सद्भावना मिशन पर हैदराबाद राज्य जाने के लिए कहा गया था। वहां अपना काम पूरा करने के बाद अब हम अपनी रिपोर्ट काजी अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल्ला मिश्री का प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर 1948 को हैदराबाद पहुंचा और 21 दिसंबर 1948 को दिल्ली लौट आया। इस दौरान हमने राज्य के 16 में से 9 जिलों का दौरा किया। 7 जिला मुख्यालयों, 21 कस्बों, 23 महत्वपूर्ण गांवों का दौरा किया। इसके अलावा हमने 109 गांवों के 500 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया जहां हम नहीं गए थे। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर 31 सार्वजनिक सभाएं और हिंदुओं, मुसलमानों, कांग्रेसियों, अधिकारियों, जमीयते उलेमा और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों, कुछ शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी और छात्र, प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य और हिंदुस्तानी जी सभाएं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पर्चा सभा आदि को संबोधित किया। हमारे द्वारा साक्षात्कार किए गए महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अधिकारियों में उल्लेख किया जा सकता है निजाम मीर उस्मान अली खान, बरार के राजकुमार, मेजर जनरल, मुख्य सिविल प्रशासक स्वामी रामानंद त्रिधा, डॉक्टर मलकोट, रामचंद्र राव, रामचारी के वैद्य, वेंकटराव, अबुल हसन सैयद अली, नवाब अली यावर जंग, नवाब जैन यार जंग, धोंडे राज, मौलाना अबू यूसुफ, मौलवी अबुल खैरी तथा मौलाना हमीदुद्दीन कमर फारूकी। इन सभी बैठकों और साक्षात्कारों में चर्चा की गई मुख्य समस्या समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के निर्माण और रखरखाव की थी। लोगों से अतीत को भूलकर आपस में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए निरंतर काम करने की अपील की गई। भारतीय संघ के उद्देश्य और नीति को भी पूरी तरह से समझाया गया था और उस उद्देश्य पर सामाजिक जोर दिया गया था जो हैदराबाद के लोगों के, जिसमें सभी धर्म, जाति या पंथ के बावजूद समान स्वतंत्रता का आनंद लेंगे और नागरिक अधिकार और विकास और प्रगति के समान अवसर होंगे। यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि सैन्य प्रशासन पर उस नीति को लागू करने के कर्तव्य का आरोप की। जब भी अफसर खुद को यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि हमारा जांच आयोग या पुलिस एक्शन के बाद की घटनाओं की जांच या जांच नहीं थी और हमारा केवल एक सद्भावना मिशन था जिसे बेहतर सांप्रदायिक संबंध बहाल करने का काम सौंपा गया था, फिर भी हम यह कि हमने अपने दौरों में जो देखा और एकत्र किया उसे आपके ध्यान में लाया जाए, क्योंकि हमारी राय में इसका अपना एक महत्व है। हैदराबाद राज्य में 16 जिले हैं, जिसमें लगभग 22,000 गांव हैं। उनमें से केवल 3 जिले व्यावहारिक रूप से, हालांकि पूरी तरह से सांप्रदायिक परेशानी से मुक्त नहीं रहे, जिसने राज्य को पहले रजाकारों की गतिविधियों के दौरान और फिर उस संगठन के पतन के बाद प्रतिशोध के दौरान प्रभावित किया। अन्य 4 जिलों में समस्या अधिक गंभीर थी, लेकिन उस कहर जैसा कुछ भी नहीं था जिसने शेष 8 को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से उस्मानाबाद, गुलबर्गा, बीदर और नांदेड़ जिले रहे हैं, जिसमें 4 जिलों में पुलिस अखाड़े के दौरान
1000 से ज्यादा नहीं थी। अन्य 4 जिलों में औरंगाबाद, बीर, नलगोंडा और मेडक नरसंहार की संख्या कम से कम 5000 थी। हम एक बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान पर कह सकते हैं कि पूरे हैदराबाद राज्य में पुलिस एक्शन के दौरान और बाद में नरसंहार में कम 27 से 40,000 मुसलमान मारे गए थे। हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि ये 8 सबसे अधिक प्रभावित जिले थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल के सबसे अच्छे कार्यालयों की जरूरत थी। इसलिए हमने इन पर ध्यान केंद्रित किया और सफल हुए। हमने इन पर ध्यान केंद्रित किया और सफल हुए। हम कह सकते हैं, कम से कम कुछ हद तक, आपसी दुश्मनी और अविश्वास के माहौल को दूर करने में। गौरतलब है कि इन 8 जिलों में से 4 जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले थे। उस्मानाबाद, गुलबर्गा रजाकारों का मुख्य गढ़ था और इन 4 जिलों के लोग रजाकारों के हाथों सबसे बुरी तरह पीड़ित थे। लातूर शहर में कासिम रिजवी का गृहनगर, जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, अमीर कोच्चि मुस्लिम व्यापारियों के साथ मुसलमानों की हत्या 20 दिनों तक जारी में से हमें कस्बे में मुश्किल से 3000 लोग मिले। 1000 से अधिक मुसलमान मारे गए थे और बाकी अपने जीवन के अलावा कुछ और लेकर भाग गए थे और पूरी तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे। उनके अपराध लगभग सभी प्रभावित क्षेत्रों में सांप्रदायिक उन्माद केवल हत्या में समाप्त नहीं हुआ, जिसमें कुछ स्थानों पर महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मुस्लिम महिला का बलात्कार, मुस्लिम महिला का अपहरण, कभी-कभी राज्य से बाहर भारतीय संघ जैसे शोलापुर में और नागपुर, लूट, आगजनी, मस्जिदों को अपवित्र करना, जबरन धर्म परिवर्तन, घरों और जमीन की जब्ती। उसके बाद या हत्या के साथ दसियों करोड़ की संपत्ति लूट ली गई या नष्ट कर दी गई। पीड़ित मुस्लिम थे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में एक निराशाजनक अल्पसंख्यक का गठन किया। इन अत्याचारों के अपराधी केवल उन लोगों तक सीमित नहीं थे जो रजाकारों के हाथों पीड़ित थे। वे हैदराबाद राज्य के गैर मुस्लिम नहीं थे। इन्हें बाद में व्यक्तियों और लोगों के बैंड द्वारा हथियारों के साथ या बिना हथियारों के सीमा पार से सहायता प्राप्त और उकसाया गया था, जिन्होंने भारतीय सेना के मद्देनजर घुसपैठ और अन्य भारतीय शहरों के एक प्रसिद्ध हिंदू सांप्रदायिक संगठन से संबंधित कई सशस्त्र और प्रशिक्षित पुरुषों के साथ साथ कुछ स्थानीय और बाहरी कम्युनिस्टों ने इन दंगों में भाग लिया और कुछ मामलों में वास्तव में दंगाइयों के नेतृत्व में सेना और पुलिस कर्तव्य भी हमें यह जोड़ने के लिए मजबूर करता है कि हमारे पास इस आशय के बिल्कुल अचूक सबूत थे कि ऐसे उदाहरण थे जिनमें भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस के लोगों ने भी लूटपाट और यहाँ तक अन्य अपराधों में भाग लिया था। अपने दौरे के दौरान हम कुछ जगहों पर इकट्ठा नहीं हुए कि सैनिकों ने प्रोत्साहित किया, राजी किया और कुछ मामलों में हिंदू भीड़ को मुस्लिम दुकानों और मुस्लिम घरों को लूटने के लिए मजबूर किया। एक जिला शहर में प्रशासन के वर्तन की सामान्य लूट की गई थी। एक अन्य जिले में एक मुस्लिम घर सहित अन्य को सिपाहियों ने लूट लिया और एक तहसीलदार की पत्नी के साथ छेड़खानी की। विशेष रूप से सिख सैनिकों के खिलाफ मुस्लिम महिला से छेड़छाड़ और मुस्लिम लड़कियों के अपहरण की शिकायत दुर्लभ नहीं थी। आमतौर पर हमें बताया जाता था कि लूटी गई संपत्ति में से कई जगहों पर नकद रुपए, सोना चांदी सेना ले गए, जबकि बाकी सामान भीड़ ने ले लिया। दुर्भाग्य से सेना में एक ऐसा तत्व था जो सांप्रदायिक भावनाओं से मुक्त नहीं था। शायद इसलिए कि उनमें से कुछ अपने ही सगे संबंधियों पर अन्यत्र किए गए अत्याचारों को नहीं भूल सके। कहीं ऐसा न हो कि हम हैदराबाद में भारतीय सेना और उसके अधिकारियों पर एक कलंक के रूप में समझा जा सकता है।
तौर पर अनुशासन और कर्तव्य की भावना के उच्च स्तर को बनाए रखा। सेना के जनरल चौधरी में हमने बिना किसी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के एक दृढ़ अनुशासक और सज्जनों के माध्यम से एक व्यक्ति को पाया। किए गए अत्याचारों के इस सारांश को समाप्त करने से बयान हल्के में नहीं लिया है या उन्हें बनाने में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस किए बिना नहीं किया है। हमने अपनी आंखों से जो देखा है और जो हमें बताया है वो न केवल पीड़ित और उनके दोस्त हैं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों विश्वसनीय पार्टियों द्वारा, कौम विरोधियों द्वारा, अतीत के अधिकारियों द्वारा और कहा गया है वर्तमान प्रशासन और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा हमारे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमारे द्वारा सावधानी पूर्वक स्थानांतरित और छूट दी गई है। हमने उन साक्ष्यों के विवरण में प्रवेश निष्कर्ष आधारित हैं। लेकिन यदि ऐसा है तो हम आपके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को आपके सामने रखने के लिए तैयार हैं। आगे के पन्नों में प्रस्तुत निराशाजनक तस्वीर से हम उन घटनाओं की ओर मुड़ते हैं जिन्हें हमें सांप्रदायिक तनाव के काले बादलों के लिए चांदी की परत के रूप में लिया जा सकता है। हमें मुस्लिम उदाहरण दिए गए जिसमें हिंदुओं ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों, पुरुषों और महिलाओं को अपने जीवन की कीमत पर भी रक्षा और सुरक्षा प्रदान की थी। कुछ व्यवसायों में साथी भावना को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। उदाहरण के लिए एक स्थान पर हिंदुओं ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की रक्षा की और उन्हें बहुत भारी कीमत पर जीवन की हानि सहित अक्सर उनकी रक्षा की। कई हिंदुओं ने अपहृत हिंदू राज और मुस्लिम राज, यह सांप्रदायिक परेशानी पुलिस एक्शन की ऊंची एड़ी के जूते और रजाकार संगठन के पतन के बाद हुई, जो मुस्लिम दिमाग में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना के खिलाफ एक प्रभावी बाधा के रूप में, हिंदू के साथ एक प्रभावी बाधा के रूप में, हिंदू के साथ औसत हैदराबादी मुस्लिम के लिए एक प्रभावी बाधा के रूप में थी। राज क्योंकि यह हिंदू बहुमत की इच्छा पर आधारित होगा। मुस्लिम जनता आमतौर पर यह महसूस करने में धीमी थी कि उनके शिकार रजाकारों द्वारा कुछ दिन पहले ही हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के अपरिहार्य परिणाम थे। रजाकार आंदोलन को हैदराबाद में अच्छी संख्या में मुसलमानों की सहानुभूति थी। उनमें से जैसे लोगों ने सार्वजनिक रूप से उनकी तपस्या के लिए भारी भुगतान किया, इतना कि उनमें से एक हत्यारे की गोली से पहले गिर गया। रजाकारों की तरह मुसलमानों के खिलाफ अपराध करने वाले इस विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। रंग इस विश्वास को ऐसे लोगों के कुछ कार्यों और चूकों द्वारा उधार दिया गया था जो सांप्रदायिक वायरस के अपने दिमाग को शुद्ध करने में असमर्थ थे। भारत सरकार की सद्भावना के संबंध में इस प्रकार बनाए गए संदेह सैकड़ों हजारों लोगों के पीड़ितों के अप्राकृतिक परिणाम नहीं थे जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अन्य व्यवहारिक रूप से वे सभी जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। प्रतिशोध के इस अभियान में प्रत्येक दोषी व्यक्ति के पापों के लिए कम से कम 100 को भुगतना पड़ा। राज्य कांग्रेस। दुर्भाग्य से संकट के दिनों में कुछ कांग्रेसियों के आचरण ने मुस्लिम आबादी के अविश्वास को और बढ़ा दिया। हमने कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है जो हमने कुछ व्यक्तियों के कांग्रेसी के रूप में प्रस्तुत करने के आचरण के बारे में सुना है। पर कांग्रेसी होने का दावा करने वाले लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और डरपोक मुसलमानों से पैसे निकालने के विभिन्न तरीके अपनाए। कई जगहों पर हमने यह शिकायत सुनी कि ऐसे लोग मुसलमानों के पास जा रहे थे जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था या जो तथाकथित सुरक्षा की। एक जगह पुलिस उपाधीक्षक ने शिकायत की कि ये कांग्रेसी लोग इस तरह के आचरण से प्रशासन को मुश्किल बना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कस्बे में एक अमीर कच्ची व्यापारी जिसकी दुकानें लूट ली गई थी और आंशिक रूप से जला दिया गया था,
ने हमसे शिकायत की चेक पास करके और 10,000 रुपए नकद देकर किसी कांग्रेसी को अपनी इमारतों का कब्जा वापस ले सकता है। हमें बताया गया कि कांग्रेसियों ने मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि की नीलामी इस शर्त पर की थी कि आधी फसल कांग्रेस को सौंप दी जाएगी। भूमि की नीलामी इस शर्त पर की थी कि आधी फसल कांग्रेस को सौंप दी जाएगी। अब जबकि राज्य कांग्रेस के मामले कांग्रेस आला कमान के विचाराधीन है, हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अच्छे नाम के लिए हैदराबाद राज्य कांग्रेस को इन दोषों से मुक्त कर दिया जाएगा और इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति की जाएगी। असंभव। पढ़े लिखे मुसलमानों के मन में शंका एक और कारण से बढ़ गई, अर्थात कुछ लोगों की शिकायतें जो पुलिस एक्शन से पहले राज्य की सेवा में थी और जिन्होंने नामों की लंबी सूची प्राप्त हुई है, विभिन्न विभागों में बर्खास्त, अपमानित, निलंबित या अन्यथा पैनलबद्ध। हम यह मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रशासन के सर्वोत्तम हित में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमारे पास यह मानने के कारण है कि बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं और बिना किसी दोष के पीड़ित हैं। केवल संदेह या झूठे आरोप के मामले हो सकते हैं। वास्तव में हम इनमें से कुछ लोगों की बेगुनाही के विवादास्पद सबूत हैं। हमें यकीन है कि नए शासन के प्रति वफादारी के लिए इन लोगों पर निर्भर किया जा सकता है। तथ्य यह भी है कि इन पुनर्समायोजनों ने बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवारों को काफी आर्थिक। हमें लगता है कि ऐसे सभी राज्य सेवकों को, जब तक कि वे निश्चित रूप से दोषी साबित नहीं हो जाते, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि कड़वे अनुभव ने हैदराबाद रियासत के मुसलमानों को सांप्रदायिकता के भयानक परिणाम भुगतने पड़े, स्वाभाविक रूप से, इसलिए वे अब जीना और जीने देना चाहते हैं। हमारा मानना कि अगर उन्हें अविश्वास और निराशा के मौजूदा माहौल से बाहर निकाला जा सकता है तो वे पूरी तरह से खुश और संघर्षपूर्ण होंगे। सुझाव पूर्वगामी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित सुझाव देने की स्वतंत्रता लेते हैं, जो हमारी राय में हैदराबाद राज्य में सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की स्थापना में मदद करेंगे। हमारा मतलब यह नहीं है कि सुझाए गए उपायों ने अभी तक वर्तमान प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं किया है, लेकिन हम उन समस्याओं की एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके बारे में हम आश्वस्त हैं कि विचार करने योग्य हैं। हम उनका उल्लेख प्राथमिकता विचार में वे पात्र हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता यह है कि पीड़ित लोगों को सभी आवश्यक राहतें मिले। एक, जिन घरों और जमीनों से मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया है और जो अभी तक उनके असली मालिकों को नहीं लौटाए गए हैं, उन्हें कर दिया जाना चाहिए। ख, जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी मरम्मत कर उन्हें रहने योग्य बनाया जाना चाहिए। ग, अपहरित मुस्लिम महिला और मुस्लिम बच्चे जो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, उन्हें हैदराबाद राज्य के अंदर और बाहर जैसे शोलापुर और किया जाना चाहिए और उनके वैध अभिभावकों को बहाल किया जाना चाहिए। और यदि बाद वाला नहीं मिल पाता है तो प्रावधान किया जाना चाहिए आजीविका के कुछ साधनों में उनके रखरखाव, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। घ, उन लोगों के लिए काम प्रदान किया जाने बनाया गया है। घ, उन लोगों के लिए काम प्रदान किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी आजीविका का साधन खो दिया या रोटी विजेता या अन्यथा निराश्रित हो गए, जिसमें हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग की स्थापना और पूंजी का प्रावधान, व्यापार का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। साथ ही योग्य में रखरखाव के प्रावधान भी शामिल हैं। मामले ई, जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए और उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। 2,
मस्जिदों को उनकी देखभाल के लिए बहाल किया जाता को कानून में अमान्य और शून्य घोषित किया जाना चाहिए। 4. उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए हम सम्मानपूर्वक सुझाव देंगे कि अधिकारियों और गैर सरकारी दोनों हिंदुओं और मुसलमानों की एक मिश्रित समिति तुरंत नियुक्त की जानी चाहिए। 5. की जानी चाहिए। 5. इस संबंध में हमारा दूसरा सुझाव यह है कि निजाम को इस पीड़ित प्रजा की राहत और पुनर्वास के लिए अपने निजी पद से योगदान करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। पंडित सुंदरलाल, जिन्हें निजाम ने साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया था, कि राहत और पुनर्वास के लिए अपने निजी पद से योगदान करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। पंडित सुंदरलाल, जिन्हें निजाम ने साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया था, ने व्यक्तिगत रूप से निजाम को यह सुझाव दिया। 6. हमें निश्चित रूप से सूचित किया जाता है अभी भी बड़ी संख्या में जिलों में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि उपद्रवियों को घेरना और सभी विघटनकारी तत्वों का मुंह बंद करना पहले से ही सैन्य गवर्नर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसलिए हमें जहां भी आवश्यक हो इन उपायों को तेज करने और पूरक करने की आवश्यक परिवर्तनों के विषय को छूकर अपने वैध प्रांत से आगे निकल रहे हैं। तथ्य यह है कि हमने जोखिम लेने का फैसला किया है। यह उस महत्व का माप है जिसे हम विषय से जोड़ते हैं। हमने पहले ही मुस्लिम मन में बहुत वास्तविक भय की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि हैदराबाद में एक जिम्मेदार सरकार, जैसा कि वो करती है, हिंदू बहुमत की इच्छा पर आधारित सरकार, वर्तमान तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए आपदा से थोड़ी कम होने की संभावना है। कांग्रेस में दरार के अलावा दो समुदायों के हम यह टिप्पणी करने के लिए विवश हैं कि राज्य कांग्रेस संकट की अवधि के दौरान राहत का बिल्कुल संतोषजनक हिसाब देने में विफल रही है। इसलिए सरकार के रूप में किसी आमूल-चूल परिवर्तन का समय शुभ से कम आने वाले कुछ वर्षों के लिए स्थगित करने का सुझाव देंगे। संबद्ध कारणों से हम यह भी सुझाव देंगे कि वर्तमान में कम से कम दो और मुसलमानों को अपने मूल धर्मवादियों के विश्वास का आनंद लेते हुए उच्चतम स्तर पर राज्य के प्रशासनिक ढांचे में और 8. जबकि हम पूरी तरह से केवल भरोसेमंद व्यक्तियों को बनाए रखने और सेवाओं में नियुक्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, फिर भी हम ऐसे परिवर्तन करने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं जो अधिकारियों के मन में मुस्लिम विरोधी या हैदराबाद विरोधी हैं। 9. अंत में हम सुझाव देंगे कि दया को गलत करने वालों की सजा में न्याय को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए। हम जानते हैं कि सैन्य गवर्नर संदिग्ध रजाकारों को मुक्त कर रहे हैं और सबसे खराब और सिद्ध कानून तोड़ने वालों को छोड़कर सभी की रिहाई पर अनुकूल रूप से विचार कर रहे हैं। क्या हम यह भी सिफारिश कर सकते हैं कि जो लोग सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करते हैं उन्हें यथासंभव कुछ अपवादों के साथ क्षमा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां कानून का अत्यधिक दंड लगाया जाना स्पष्ट रूप से उचित है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के सहनशीलता के मानवीय कार्य संदेह को दूर करेंगे और दिल और सद्भाव स्थापित करने के लिए अच्छी तरह से शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करेंगे। बंद करने से पहले हमें हैदराबाद में सैन्य प्रशासन द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, उन जिलों में सरकारी अधिकारियों द्वारा हमें दी गई बहुमूल्य मदद और इच्छुक सहयोग के लिए आभारी होना चाहिए। जहां हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और प्रमुख नागरिकों द्वारा और अंत में हमारे दो सचिवों फारूक सैयद और पीपीएम बुलकर द्वारा दिए गए थे। गोपनीय नोट, हैदराबाद राज्य में अभी भी मौजूद सांप्रदायिक अविश्वास की खबर मिलने पर नए प्रशासन द्वारा स्थापित शांति के बावजूद एक सद्भावना मिशन दिल्ली से हैदराबाद चला गया।
भारत सरकार के उदाहरणों को संलग्न किया। मिशन में पंडित सुंदरलाल जी अब्दुल गफ्फारी और मौलाना अब्दुल्ला मिश्री, श्री फारूक शकीरी और श्री पी अम्बुलकर सचिव के रूप में मिशन के साथ थे। प्रतिनियुक्ति 29 नवंबर 1948 की दोपहर में हैदराबाद पहुंची। दिन का शेष भाग और 30 नवंबर का अधिकांश भाग मिलने और शहर के प्रमुख हिंदू मुस्लिम सज्जनों की बैठक में बिताया। 30 नवंबर 1948 की शाम को सैन्य गवर्नर मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के निमंत्रण पर पंडित सुंदरलाल राज्य के कुछ जिलों के दौरे में सैन्य गवर्नर के साथ थे। उन्होंने जीपुर, यादगीर और अन्य गांवों के अलावा महत्वपूर्ण शहरों से गुजरे। पहले 4 स्थानों पर सैन्य गवर्नर के सुझाव पर पंडित सुंदरलाल ने प्रत्येक स्थान पर कुछ मिनटों के लिए सैन्य गवर्नर के सम्मान में आयोजित विशाल सभा को संबोधित किया, आश्वस्त करते हुए सांप्रदायिक सद्भावना की अपील की। भारतीय संघ द्वारा स्थापित सैन्य प्रशासन एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन था जिसमें सभी पंथों और धर्मों के लोगों को विश्वास और व्यवहार की समान स्वतंत्रता और समान नागरिक अधिकार होंगे। समान स्वतंत्रता और समान नागरिक अधिकार होंगे। मिशन के सदस्यों ने इसे कुछ संतोष के साथ देखा कि इनमें से प्रत्येक सभा में हिंदू और मुसलमान स्वतंत्र रूप से एक साथ मिले और अच्छे पड़ोसी होने के लिए खुशी से रह रहे थे। 1 दिसंबर 1948 की रात को पंडित सुंदरलाल और उनकी टीम हैदराबाद लौट आई। 2 दिसंबर से अगले 4 दिन हैदराबाद में फिर से हिंदुओं और मुसलमानों, अधिकारियों और गैर सरकारी कांग्रेसियों और अन्य लोगों सहित बड़ी संख्या में लोगों से मिलने और कई निजी सभाओं और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने में बिताए गए। 6 दिसंबर को मिशन ने स्वयं को 2 दलों में विभाजित कर लिया। एक में पंडित सुंदरलाल, काजी अब्दुल गफ्फार और श्री अम्बुलकर और हैदराबाद के कुछ स्थानीय सज्जन शामिल हैं। अन्य में मौलाना अब्दुल्ला मिश्री और श्री फारूक और कुछ अन्य स्थानीय मित्र शामिल हैं। पहले दल ने बीदर, उस्मानाबाद, गुलबर्गा, नांदेड़ और मेरठ जिलों का दौरा किया। दूसरी पार्टी ने औरंगाबाद, बीर, उस्मानाबाद, बीदर और गुलबर्गा जिलों का दौरा किया। 12 दिसंबर 1948 को दोनों पक्ष हैदराबाद लौट आए। 6 और छोटे 51 स्थानों का दौरा किया और लगभग 150 और गांवों में मौजूद स्थिति के बारे में साक्ष्य लिया। हमने हिंदुओं और मुसलमानों, अधिकारियों और गैर सरकारी कांग्रेसियों और अन्य सहित 200 से अधिक गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए और मौखिक रूप कुछ मामलों में या तो गवाह की इच्छा पर या अपनी पहल पर हमने कैमरे में परीक्षा आयोजित की और अन्य मामलों में कभी-कभी हमने समूहों में भी लोगों की जांच की। हमारे गवाहों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर में आंशिक रूप से सबूतों की छानबीन की। हमने एकत्र किए और आंशिक रूप से लोगों से मिलने और सभाओं और जनसभाओं को संबोधित करने में भी बिताया। ऐसे सभी अवसरों पर हमारे संबोधनों का मुख्य विषय लोगों को प्रशासक की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में समझाना था, जो उन्हें सभी के लिए समान अवसर और समान अधिकार का आश्वासन देता था और लोगों से अतीत को भूलकर शांति से रहने और पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपील करता था। समुदायों के बीच हमारी पूछताछ के परिणामस्वरूप हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे। स्वर्गीय विकार उल उमरा और स्वर्गीय महाराजा सर किशन प्रसाद के दिनों तक, जहां तक विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों का संबंध है, केवल आदर्श स्थान था। हम यहाँ तथ्यों और दृष्टांतों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे वर्तमान निजाम का शासन अधिक से अधिक निरंकुश होने लगा।
भ्रष्टाचार उच्चतम से निम्नतम तक बढ़ गया। यहाँ तक कि तुलनात्मक रूप से छोटे पदों को भी शासक द्वारा वाले को व्यक्तिगत रूप से नीलाम किया जाता था। ऐसी स्थिति में दक्षता को अधिक से अधिक नुकसान होना तय था। सर अकबर हैदरी और सर मिर्जा इस्माइल जैसे अच्छे मंत्री कमोबेश असहाय हैं। साहसी आर्य समाज ने हैदराबाद राज्य में बाहर से प्रवेश किया। उन्होंने भाषण की स्वतंत्रता और अभ्यास की स्वतंत्रता पर जोर दिया। अन्य धर्मों और विशेष रूप से इस्लाम की उनकी मार्मिक आलोचना ने उच्चतम तिमाहियों में आक्रोश पैदा किया। आर्य समाज के बाद भारत के अन्य हिस्सों से मौलवियों को सीखा। भाषण और काउंटर भाषण थे। सरकार को भाषण आदि की स्वतंत्रता को कम करना पड़ा। उनके आदेश और अध्यादेश सभी पर लागू होते थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त था मिल सकती थी। हिंदू या आर्य समाज नहीं कर सकता था। फिर 1935 के आर्य समाज सत्याग्रह का अनुसरण किया। यह नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी। हैदराबाद में धार्मिक असहिष्णुता के अतिशयोक्तिपूर्ण खातों को किसी भी तरह से पूरे भारत में फैलाया नहीं गया था। किसी तरह सत्याग्रह समाप्त हुआ। आबादी का एक तबका था जो पूरी तरह गैर सांप्रदायिक तर्ज पर जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन शुरू करना चाहता था। महात्मा गांधी ने जानबूझकर उन्हें पीछे रखा ताकि उनका आंदोलन उस समय चल रहे सांप्रदायिक आंदोलन से न मिल जाए। इसके तुरंत बाद जिम्मेदार सरकार के लिए राज्य कांग्रेस आंदोलन चला। स्वाभाविक रूप से निजाम ने इसे दबाने की कोशिश की। 80% थे। सांप्रदायिक विरोध और शेष भारत में एक दूसरे के प्रति अविश्वास हैदराबाद को अप्रभावित छोड़ सकता है। मुसलमानों को डर था कि हैदराबाद में जिम्मेदार सरकार का मतलब बहुमत पर शासन करना है, यानी हिंदू राज मुसलमान। ठीक उसी हद तक राज्य कांग्रेस आंदोलन व्यवहार में एक सांप्रदायिक पहलू शुरू हुआ। अंदर से दबे हुए उन्होंने राज्य के बाहर भारतीय सीमा के भीतर स्थानों पर अपने केंद्रों का आयोजन किया, और जहां से हैदराबाद राज्य के अंदर डाकघरों और पुलिस स्टेशन। कांग्रेस आंदोलन निश्चित रूप से एक हिंसक आंदोलन था। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद, विस्फोटक और डायनामाइट का इस्तेमाल किया। सचिव ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप दुश्मन के 2000 से अधिक की जान चली गई। हिंसा से पैदा हुई सांप्रदायिकता ने हिंसा को बढ़ावा दिया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मूल रूप से एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, मुख्य रूप से एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक सरकार की हिंदू मांग का विरोध करना था। रजाकार इत्तेहादुल की सैन्य शाखा थे। इस प्रकार राज्य में दो समुदायों के बीच मौजूद मधुर संबंध धीरे धीरे गायब हो गए और हैदराबाद अपने दौरों के दौरान हमने रजाकारों के अत्याचारों के बयान भी सुने। हमने कई जगहों का दौरा किया जो पिछली सरकार के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। रजाकार अत्याचारों की मुख्य अवधि 15 अगस्त 1947 और सितंबर 48 की भारतीय संघ पुलिस की कार्रवाई के बीच थी। उनके अत्याचारों में मुख्य रूप से प्रत्येक शहर और गांव पर मासिक राशि वसूल करना शामिल था। जहां कहीं भी इस राशि का स्वेच्छा से भुगतान किया जाता था, वहां आमतौर पर कोई और परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जगह जगह उनका विरोध किया गया। लूट का पीछा किया। यदि लूट के दौरान कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, तो लूट की संपत्ति को हटाने में, कभी मोटर ट्रकों में, परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लेकिन जहां कहीं और प्रतिरोध हुआ, वहां आगजनी, हत्या, मंदिरों को अपवित्र करना,
यहाँ तक महिलाओं के बलात्कार और अपहरण का भी पालन किया गया। पुलिस और प्रशासन मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा संचालित होते थे, जो या तो अत्याचार के साथ स्वेच्छा से सहयोग करते थे क्योंकि उनका मानना कि केवल रजाकार ही उन्हें हिंदू राज से बचा सकते हैं, और इस तरह निजाम की सरकार से समर्थन प्राप्त था। कुछ और अधिकारी जिन्होंने अन्यथा सोचा, वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे प्राप्त था। कुछ और अधिकारी जिन्होंने अन्यथा सोचा, वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। इन अत्याचारों का विवरण भारतीय और विदेशी प्रेस के एक हिस्से में अतिरंजित रूप में दिखाई देता है। खुलेआम अराजक गतिविधियों के रजाकारों के साथ साथ इन अत्याचारों का विवरण भारतीय और विदेशी प्रेस के एक हिस्से में अतिरंजित रूप में दिखाई देता है। खुलेआम अराजक गतिविधियों के रजाकारों के साथ साथ मुसलमानों द्वारा एक नया आंदोलन शुरू किया गया, जिसने तेजी से गति पकड़ी। इसमें पड़ोसी वास करने और वहां बसने के लिए प्रेरित करने के व्यवस्थित प्रयास शामिल थे, ताकि समय के साथ मुस्लिम अल्पसंख्यक को परिवर्तित किया जा सके, या बहुमत नहीं तो कम से कम एक दुर्जय अल्पसंख्यक में परिवर्तित किया जा सके। इस तरह हजारों मुसलमान हैदराबाद। फिर पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो आया। हजारों हिंदू जो इसके ठीक पहले के शासन में थे, या तो रजाकार के अत्याचारों के कारण अपने दिलों और घरों को छोड़ दिया, या पूरी तरह से दहशत के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों में शरण ली और राज्य में अपने घरों को वापस सेना की उपलब्धियों को उनके रक्षक के रूप में सुना और राहत का संकेत दिया। हिंदू आबादी के ये दोनों वर्ग कमोबेश सांप्रदायिक जहर से लथपथ थे। उनमें से कई वास्तव में रजाकारों और उनके समर्थकों, निजाम प्रशासन के हाथों पीड़ित थे। भारतीय स्थापना और सभी अराजकता का दमन थी। कई अधिकारियों और पुरुषों ने इस पर काम किया। फिर भी कई अन्य थे जिन्होंने अपनी दबी हुई सांप्रदायिक भावनाओं को पूरी तरह से खेलने दिया। हमें यह भी सूचित किया जाता है कि प्रसिद्ध हिंदू सांप्रदायिक संगठन से लोग भारतीय सेना के साथ हैदराबाद राज्य में शोलापुर और सीमा के इस तरफ के अन्य शहरों से फिल्टर किए गए। भारतीय सेना के आगमन से मुस्लिम आबादी स्वाभाविक रूप से डरी हुई थी। भारतीय सेना जहां भी गई, लोगों को सभी हथियारों को हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन व्यवहार में जब मुसलमानों से सारे हथियार छीन लिए गए, कभी कभी हिंदू आबादी की मदद से, जिन हिंदुओं से भारतीय सेना को डरने की कोई बात नहीं थी, उनके हथियार उनके पास रह गए। हमने वास्तव में एक युवा हिंदू से एक अपंजीकृत और बिना लाइसेंस वाली डबल बैरल वाली 303 राइफल ले ली और उसे हैदराबाद राज्य में अधिकारियों के पास जमा कर दिया। लेकिन हिंदुओं को उनके हथियारों के कब्जे में छोड़ने की नीति लगभग सामान्य 303 राइफल ले ली और उसे हैदराबाद राज्य में अधिकारियों के पास जमा कर दिया। लेकिन हिंदुओं को उनके हथियारों के कब्जे में छोड़ने की नीति लगभग सामान्य थी। यह याद रखना चाहिए कि हैदराबाद शहर के बाहर हर जगह मुसलमान, जहां एक निराश चाहिए कि हैदराबाद शहर के बाहर हर जगह मुसलमान, जहां एक निराश अल्पसंख्यक और इस प्रकार सांप्रदायिक हिंदुओं के रोष का आसान शिकार थे, जिसने हत्या, आगजनी, लूट, मस्जिदों की अपवित्रता, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार का रूप ले, बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का अपहरण। हैदराबाद राज्य के 16 जिलों में से 4 सबसे अधिक प्रभावित हुए, अर्थात उस्मानाबाद, नांदेड़, बीदर और गुलबर्गा। उस्मानाबाद शहर में, जो जिला मुख्यालय है, एक बहुत ही विश्वसनीय सजी गतिविधियों के कारण 6 महीने की जेल में थे। हमारे कहने पर घर घर गए और उचित पूछताछ के बाद हमारे लिए मुसलमानों व्यक्तियों की एक सूची तैयार की, जो उस्मानाबाद के उचित शहर में मारे गए थे। अफवाहें बहुत चलती हैं, लेकिन इस सज्जनों द्वारा आश्वस्त हैं। हत्या के रूप में 725 और अन्य 190 लापता होने का सटीक उल्लेख है।
माना जा रहा है कि इनमें से कई की हत्या कर दी गई है। उसी जिले के लातूर शहर की स्थिति और भी खराब थी। कुछ गवाहों ने हमें बताया कि लातूर में मारे गए मुसलमानों की संख्या कहीं 2000 से 2500 के बीच थी। हमारे सामने सभी सबूतों की जांच करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लातूर के उचित शहर या उसके पड़ोस में मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 1000 से कम नहीं हो सकती थी। मोरुम का गांव तीसरे नंबर पर आता है। वहां एक हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ता के अनुसार मुस्लिमों की संख्या लगभग 300 या 400 है और एक मुस्लिम जिले के कुल 1500 गांवों में से कुछ ही अप्रभावित रहे। एक सामान्य अनुमान के अनुसार इस जिले में मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या 5005 से 10,000 के बीच रही होगी। हमारे सामने सबूतों के अनुसार गुलबर्गा जिला आगे आते हैं। हम जिले के विभिन्न स्थानों के बारे में विवरण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारा विचार है कि गुलबर्गा जिले में मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या 5000 से 8000 के बीच रही होगी। बीदर जिले का प्रदर्शन कम से कम गुलबर्गा से भी बदतर था। चौथा जिला नांदेड़ है। हमारे अनुमान के अनुसार मारे गए कुल मुसलमानों की संख्या 2000 से 4000 के बीच है। जब हम मारे जाने की बात करते हैं तो हम उन लोगों को शामिल नहीं करते हैं जो सामान्य और निहत्थे मुसलमान थे। औरंगाबाद के जिला मुख्यालय को अच्छे और मजबूत सैन्य अधिकारियों ने शहर पर कब्जा करने से बचा लिया। उनका व्यवहार अनुकरणीय बताया गया और उन्होंने जो कदम उठाए वे प्रभावी थे, लेकिन हमारा विचार है कि औरंगाबाद जिले में मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या कहीं न कहीं 2000 से 3000 के बीच रही होगी। फिर आता है बीर जिला। सबूतों की जांच के बाद हम जिले के बारे में पता लगा सकते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि वहां मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या 1000 से 1500 के बीच थी। हमने केवल 2 और जिलों नलगोंडा और मेडक का दौरा किया। ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा देखे गए अन्य लोगों की तुलना में वे कम प्रभावित हुए हैं। नलगोंडा में कुछ गांवों में जहां हम जा सकते थे या जिनके बारे में हमें सबूत मिले, कुल मुस्लिम मौतें लगभग 5 से 600 थी। जिले के माध्यम से हम सुरक्षित रूप से मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या कम से कम 1000 के रूप में रख 5 गांवों का दौरा कर सकते थे जो हमारे रास्ते में सड़क के किनारे थे, और इनमें से मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या का हमारा अनुमान केवल 30 है। हमें जिले में मेडक सहित 3 अन्य स्थानों के भी प्रमाण मिले हैं। वहां मारे गए मुसलमानों की कुल 1500 गांवों में से जिले में बहुत कम, यदि कोई हो, अप्रभावित रहा, और इसलिए पूरे जिले में मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या सुरक्षित रूप से 1000 बताई जा सकती है। इस प्रकार हमारा अनुमान है कि हमने जिन 8 जिलों का दौरा किया, 36,000 के बीच रही होगी। हैदराबाद राज्य के शेष 7 जिलों में से बल्दिया हैदराबाद शहर की गिनती नहीं करते हुए हमें लगभग 4000 के कुछ प्रमाण मिले। शेष 3 जिले महबूबनगर, रायचूर और करीमनगर व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से अप्रभावित नहीं रहे। इस प्रकार एक बहुत ही उचित और मामूली अनुमान पर हम सोचते हैं कि हैदराबाद राज्य में मुस्लिम मौतों की कुल संख्या शायद 30,000 से 40,000 के बीच रही होगी। वे किसी भी 1000 के बीच रही होगी। वे किसी भी तरह से 25,000 से कम नहीं हो सकते थे। इस हत्या के संबंध में हम कुछ और तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही मुस्लिम आबादी दहशत में राज्य के मुख्यालय या अन्य गांवों की ओर भाग, रास्ते में और जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे।
कई जगहों पर हमें पानी के कुएं दिखाए गए जो अभी भी सड़ रही लाशों से भरे हुए थे। ऐसे ही एक में हमने 11 शवों की गिनती की, जिनमें एक महिला की लाश भी शामिल थी, जिसके स्तनों में एक छोटा बच्चा था। दूसरे में हमने देखा कि पानी के कुएं में फेंके गए शवों पर पृथ्वी फेंक दी गई थी और जो भयावहता हुई थी उसके बिल्कुल अकाट्य साक्ष्य चारों ओर बिखरे हुए थे। हमने कई और पानी के कुएं देखे। हमने लाशों के अवशेष हमने कई और पानी के कुएं देखे। हमने लाशों के अवशेष खाई में पड़े देखे। कई जगहों पर शव जले हुए थे और हम देख सकते थे कि जली हुई हड्डियां और खोपड़ियां अभी भी वहां पड़ी हैं। इन स्थानों पर हमने उन विधवाओं और निराश्रित महिलाओं और बच्चों के रोने चिल्ला बयान भी सुने, जिनकी उपस्थिति में उनके परिवारों के पुरुष सदस्य मारे गए और जला दिए गए थे। हमने उन्हें यह बताकर सांत्वना देने की कोशिश की कि सभी दुर्भाग्य की जिम्मेदारी उनके उन कट्टरपंथियों के कंधों पर है, जिन्होंने हिंदुओं के लिए आतंक का शासन की नई सरकार चाहती है कि सभी हिंदू और मुसलमान एक बार फिर वहां रहें, अच्छे पड़ोसियों और भाइयों की तरह शांति। जहां तक की बात है तो यह हत्या से कहीं अधिक सामान्य प्रतीत होता है। हमने जिन स्थानों का दौरा किया उनमें से कई अच्छी संख्या में कच्छी और अन्य मुस्लिम व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ समृद्ध व्यापारिक केंद्र थे। वे सभी व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गए हैं। आम और गरीब मुसलमानों की स्थिति और खराब हुई है। हमने जो देखा है उससे हम बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकते हैं कि हैदराबाद राज्य के एक बड़े हिस्से में पूरे मुस्लिम आर्थिक जीवन को तबाह कर दिया गया है। कम से कम दसियों हजारों को दरिद्रता प्रदान किया गया है। हजारों घर छत के नीचे पड़े हैं। हम अपने सामने सबूतों के विवरण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमें यकीन है कि हैदराबाद राज्य में लूटी गई या नष्ट की गई कुल संपत्ति की गणना करोड़ों रुपये में की जानी चाहिए। अधिकांश स्थानों पर आगजनी भी दिन का क्रम था। हमारे पास एक बार फिर अकाट्य सबूत हैं कि कई मुस्लिम महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को पानी के कुओं में फेंक दिया। कभी कभी वे पहले अपने बच्चों को फेंकते और अपने आप में कूद पड़ते। कई मुस्लिम महिलाओं को उनके घरों से जबरन ले जाया गया। यह हर उस जिले में हुआ जहां हम गए थे। हमें यह भी बताया गया कि कुछ मुस्लिम महिलाएं अभी भी हिंदुओं के घरों में थीं। साथ ही कई जगहों पर मुस्लिम संपत्ति और मुस्लिम घर अभी भी हिंदुओं के अवैध कब्जे में थे। लेकिन हमें राज्य को यह बताना चाहिए कि अब तक की सबसे बड़ी अचल संपत्ति और ऐसी मुस्लिम महिला चल संपत्ति के माध्यम से मुसलमानों को वापस कर दी गई है। जबरन धर्मांतरण के लिए यह भी एक सार्वभौमिक कारक था। लगभग हर जगह हम गए। एक इलाके के मुस्लिम वयस्क पुरुषों के मारे जाने के बाद महिला और बच्चों को आमतौर पर हिंदू धर्म अपनाने के लिए राजी किया गया। हम सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के सामने आए। धर्मांतरण के निशान के रूप में जबरन टैटू बनवाया गया था। कुछ ने अपने नए हिंदू नाम भी अपने अग्रभागों पर टैटू गुदवाए थे। हमने उन बच्चों को देखा जिनके कान हिंदू शैली में नए सिरे से उब गए हैं। रोटियां मुंडवा दी गई हैं। हम मुसलमानों के गए हैं। हमें विभिन्न स्थानों पर बताया गया कि एक मंत्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया था, ऐसी बेबस महिला और बच्चों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करके और पवित्र धागे आदि बांटने के लिए। यहाँ हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि हिंदू घरों में मुस्लिम महिलाओं की एक छोटी संख्या की छूट के साथ ऐसे सभी जबरन धर्मांतरण व्यवहार में निरर्थक हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण शहर में हमें यह देखकर दुख हुआ कि एक प्रमुख आर्य समाज के लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया।
उन्होंने स्थानीय आर्य समाज मंडी को जेल में बदल दिया। अपने ही अधिकार से गिरफ्तार किए गए अपने और आसपास के गांवों के मुसलमानों ने उन्हें 4 से 5 दिन अपनी जेल में रखा। या तो उनसे कुछ पैसे मिलने जेल में रखा, या तो उनसे कुछ पैसे मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया, या उन्हें रजाकार के रूप में पुलिस को सौंप दिया। यह सिलसिला करीब 1 महीने तक चला, जब आर्य समाज की इमारत आसपास के एक अन्य भवन के उद्देश्य के लिए अपर्याप्त साबित हुई। पर पूछताछ की किसी स्थान पर हमें बताया गया कि पीड़ितों को किसी निकटवर्ती मंदिर में ले जाया गया और फिर पवित्र परिसर में समाप्त कर दिया गया। हमें लगता है कि इस संबंध में राज्य कांग्रेस के बारे में यहाँ एक शब्द कहना हमारा कर्तव्य है। निश्चित कांग्रेस एक गैर सांप्रदायिक निकाय है, हो सकता है, और हम मानते हैं कि इसमें सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से ऊपर के लोग हैं, लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस के कम से कम एक वर्ग ऐसा है जो वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। बड़ी संख्या में ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। बड़ी संख्या में मामलों में कांग्रेस के लोगों ने ऑपरेशन पोलो के तुरंत बाद कानून को अपने हाथों में ले लिया, लगभग एक समानांतर प्रशासन के रूप में, हमेशा उनके श्रेय के लिए नहीं। कई जगहों पर हमने यह शिकायत सुनी कि कुछ लोग विभिन्न मुसलमानों के पास जा रहे थे, जिन्होंने या तो अपना घर नहीं छोड़ा या फिर लौट आए और सुरक्षा के बदले उनसे जबरन पैसे वसूल रहे थे। एक स्थान पर हमें बताया गया कि इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक रुपये में से 4 आना उस व्यक्ति के पास गया, पुलिस को, और शेष 8 आने कांग्रेस को। हमें शायद ऐसी कहानियों पर विश्वास न हो, लेकिन एक जगह पुलिस उपाधीक्षक ने शिकायत के माध्यम से हमें अपनी मर्जी से बताया कि कांग्रेस के लोग इस तरह की जबरन वसूली से प्रशासन को मुश्किल बना रहे हैं। जब हमने यह शिकायत हैदराबाद में 2 प्रमुख कांग्रेस नेताओं के सामने रखी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ ऐसे शिकायतकर्ता हैदराबाद में कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे थे। एक महत्वपूर्ण कस्बे में एक अमीर कच्छी व्यापारी जिसकी दुकान लूट ली गई थी और जला दिया गया था। किसी स्थानीय कांग्रेसी के नाम पर 15,000 रुपए का चेक पास करने के अलावा 10,000 रुपए नकद देने के बाद ही अपनी क्षतिग्रस्त इमारत को वापस पा सकता था। मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई खेती योग्य भूमि को स्थानीय हिंदुओं को बेच दिया है, यानी आधी फसल कांग्रेस को सौंप दी जानी चाहिए। हमें यकीन है कि डू आमली न तो प्रशासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद कर सकता है। हमें भारतीय सेना के बारे में भी कुछ कहना है कि कुल मिलाकर भारतीय सेना ने शानदार प्रदर्शन किया है। मेजर जनरल JN चौधरी, हमने पाया, सबसे ऊपर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का व्यक्ति। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों समुदाय पूर्ण समानता के आधार पर एक साथ शांति से रहें। उनके कई अधीनस्थ भी उसी भावना के हैं। लेकिन यहाँ फिर से हमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना में एक ऐसा वर्ग था जो सांप्रदायिक भावनाओं से समान रूप से मुक्त नहीं था। कई जगहों पर सशस्त्र बलों के सदस्यों ने गांवों और कस्बों से मुस्लिम वयस्क पुरुषों को बाहर निकाला और उन्हें ठंडे खून में मार डाला। कई जगहों पर उन्होंने हिंदू भीड़ को मुस्लिम दुकानों और मुस्लिम घरों को लूटने के लिए प्रोत्साहित किया और यहाँ तक राजी भी किया। कहीं तो एक जिले के शहर में वर्तमान हिंदू प्रशासन प्रमुख ने हमें बताया कि सेना द्वारा मुस्लिम दुकानों की सामान्य लूट की गई थी और उन्होंने सरकारी भवनों को भी लूट लिया था। एक अन्य जिले में एक मुंसिफ के घर को सिपाहियों ने लूट लिया और तहसीलदार की पत्नी झाड़ और मुस्लिम लड़कियों के अपहरण की शिकायतें सेना और विशेष रूप से सिख सैनिकों के खिलाफ दुर्लभ नहीं थी। लूट में आम तौर पर हमें कई जगहों पर बताया गया था कि सेना द्वारा नकदी, सोना और चांदी ले लिया गया था।
जबकि शेष सामान भीड़ द्वारा स्वाभाविक रूप से हैदराबाद राज्य में मुस्लिम आबादी को परेशान कर दिया है। वे सभी कमोबेश घबराहट महसूस करते हैं। एक अन्य कारक जिसने शिक्षित मुसलमानों को संदेहास्पद बना दिया है, वो है ऑपरेशन पोलो के बाद सेवाओं में किए गए बदलाव। कुछ को पुराने शासन के साथ सहानुभूति का संदेह था। स्वाभाविक रूप से नई नियुक्तियों में बदलाव हुए। यह भी स्वाभाविक था कि जो नए शामिल हुए उनमें से अधिकांश हिंदू होने चाहिए। कुछ हैदराबाद राज्य के बाहर आयात किए गए थे। सरकार को ऐसे लोगों को नियुक्त करना था जिन पर वो निर्भर हो सके। लेकिन यह भी उतना ही स्वाभाविक था कि पढ़े लिखे मुसलमानों को इस पर शक होना चाहिए। सेवा में निचले स्तर के कई मुसलमानों की संख्या पर अतिक्रमण करके उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। कई मुसलमानों को केवल संदेह के आधार पर निलंबित कर दिया गया था। कई को छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया है। कुछ मामलों में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के 3 को उनके स्थान से हटा दिया गया है और मुख्य न्यायाधीश को भारतीय संघ के एक सज्जनों के लिए एक कमरा बनाने और पुलिस ने न्यायाधीश के रूप में बने रहने के लिए कहा गया है। पिछले और वर्तमान प्रशासन के अधिकारियों द्वारा और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा हमारे द्वारा आपके सामने रखे गए निष्कर्ष पर पहुंचने में सावधानी से छूट दी गई है। यह रिपोर्ट अब समाप्त होती है। पंडित सुंदरलाल रिपोर्ट सुनने के लिए धन्यवाद। जब यह रिपोर्ट उस समय केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी गई थी, उन्होंने पंडित सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पंडित सुंदरलाल का अपमान किया और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव से पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को दबा दिया। समय समय पर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जाती रही। अंत में 2013 में एक तेलंगाना इतिहासकार द्वारा लागू सूचना का अधिकार अधिनियम 8 नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय से जारी की गई थी। अब यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। यह वीडियो अब